जाहिर तौर पर हमने बैंकर्स से बात की, बैंक के बड़े अधिकारी थे उनसे बात की है और बात करके ये पता किया कि लोन वगैरह को लेकर क्या सुविधा है। हमने रियल एस्टेट डेवलपर्स से बात की है, हमने रेरा से जुड़े लोगों से बात की है। तो ये तमाम बातें तो हो गई। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी कह रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे शायद कि सबसे बात हो गई, तो वाकई अब उन्हीं की ज़रूरत है जो कुछ देर पहले हमने स्वागत किया है। बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री, माफ कीजिएगा, शहरी विकास मंत्री नितिन नवीन जी, प्लीज वेलकम सर। जोरदार तालियां। शहरी आवास मंत्री हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं की अब सबसे ज्यादा जरूरत आखिर में बची है कि ये बताएं कि बिहार में वाकई रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए क्या कुछ हो रहा है और सरकार क्या सोचती है। प्लीज बैठिए। बहुत देर से आपका इंतजार था नितिन जी, क्योंकि सब लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे। लोन को लेकर भी बातें हो रही थी, डेवलपमेंट को लेकर, कुछ सरकार से भी लोगों को लग रहा था कि पॉलिसीज और बेहतर बननी चाहिए। ज़मीन की समस्या बता रहे थे लोग यहाँ पर कि बड़ी सोसाइटी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि सवाल से पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद से बताएं इस रियल एस्टेट कॉन्क्लेव के बारे में कि आपका पहला संदेश क्या होगा सबके लिए। सबसे पहले तो मुझे मालूम हुआ कि 7:30 में ही आना है जी। अगर आधा घंटा पहले बुलाया होता तो मैं और ज़्यादा सुनता आपको जी। लेकिन चूंकि अभी हाल ही में मैं अलग अलग स्तर पर बिल्डर्स एसोसिएशन के टीम के साथ, क्रेडा के साथ और फिर अन्य जो पार्टनर्स हो सकते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग हुई है और इन टोटल कई चीज़ें हैं। मैं चूँकि अब मिलने के बाद एक इसी तरह का कार्यक्रम था जिसमें पहली बार इन लोग के जो सुझाव आए, तो मैंने उसी समय मेरे मन में था कि इनके साथ बैठकर डिस्कशन करें। और आज जब मैं बैठा हूँ तो कई चीज़ें मेरे ध्यान में आ गई हैं कि अब मुझे करना क्या है। जो सबसे बड़ी बात आई कि किसी भी शहर को जब तक उसके आउटस्कर्ट्स को डेवलप नहीं करिएगा, शहर के विस्तारीकरण पे आप काम नहीं करिएगा, तब तक डेवलपमेंट, मैं शुरू से ये मानता हूँ कि पुराने शहर को व्यवस्थित किया जा सकता है, नए शहरों को विकसित किया जाता है। और यही मॉडल पे आप देश भर में किसी भी शहर को देखेंगे, जो भी पुराने शहर हैं उनको व्यवस्थित किया गया और नए शहरों को विकसित किया गया। नए शहरों के विकसित करने के जो प्रमुख आयाम होते हैं, सबसे पहले कि आपको एक सिटी बसाना पड़ेगा अलग आउटस्कर्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को थोड़ा ले जाना पड़ेगा। और सेम टाइम में मैंने बीआईटी मेसा में जब मैं था तो मरांडी जी का ग्रेटर रांची का मैंने मास्टर प्लान उस समय बीआईटी मेसा में एक प्रेजेंटेशन के लिए आया था। तब से मैंने देखा कि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सोसाइटी, इस प्रकार के सिटी जो अलग सिटी को डेवलप करे, अलग जैसे कंकरबाग सोसाइटी कब हुआ होगा, उसकी ज़मीन पाटलिपुत्रा कब हुआ होगा, शायद हम लोग के जन्म के पहले का बात है, मुझे ऐसा अंदाजा। लेकिन 30-40 सालों में हम लोग इस दिशा में थोड़ा अभी कम बढ़े। अभी शायद अभी आप लोग, हमारे पूर्व वक्ता बता भी रहे थे, हम लोगों ने सबसे पहले इसको भी आधार बनाया कि हम लोग को शहर के आउटस्कर्ट्स में ज़मीन एक्वायर करके कुछ सिटी को डेवलप करना, ये छोटे छोटे सोसाइटी को डेवलप करने का ये योजना बनाया। और मैं बताते हुए कि 9 हमारे जो डिविजनल कमिश्नरी हेडक्वार्टर है उसको हम लोगों ने सेंटर बनाया है और उसको एक सैटेलाइट सिटी कह सकते हैं। उस तरह से हम लोग उस पर काफ़ी मूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एरिया का डिमार्केशन हम लोग कर लिए हैं और बहुत जल्द उसके जो पॉलिसी के दृष्टि से भी कुछ बातें आएंगी, चूँकि हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कई उसके लॉफुल चीज़ें भी हैं जो उस पर हमको ध्यान रखना है। तो उन 9 सिटी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस सरकार के अगले साल के शुरुआत में इस चीज़ों को हम लोग निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन पे भी उसको ला पाएंगे जी। तो ये एक पहला विषय जो इन लोग के सबके ध्यान में था। साथ ही साथ पटना के अंदर भी कई इनकी जो ग्रीवांसेज हैं, देखिए क्या है, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना है तो उनके पार्टनर्स के साथ ज़रूर बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। बिजनेस बढ़ेगा तो सरकार को रेवेन्यू आएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशंस होते हैं, बिजनेस बढ़ेगा तो राज्य का एक जो ये कह सकते हैं पिक्चर चेंज नजर आता। आपने बहुत अच्छा कहा अभी शुरू में कि टूरिज्म और रियल एस्टेट एंड राज्य का डेवलपमेंट बहुत कुछ मिलता है। हम लोगों ने कई ऐसे राज्य में देखे कि एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट पूरे उस एरिया के टूरिज्म को बढ़ा देता है और पूरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखता है। हम लोगों ने पटना के अंदर जो पटना के कुछ बड़े पॉइंट बनाए हैं
वो मेरे लिए शुरू से चैलेंज रहा, लेकिन हम लोग जल्द अब पटना के आउटस्कर्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पटना के साथ साथ यही प्लान हम लोगों ने 43 योजना प्राधिकरण बनाए हैं। इन लोग के तरफ से सुझाव भी आए थे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर हम नए शहर की कल्पना कर रहे हैं वहाँ पर मास्टर प्लान बनाने के साथ साथ आप नक्शा के प्रोविज़न क्या करने हैं। हम लोग बहुत जल्द उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि उन जो ग्रामीण क्षेत्र, जो नया शहर, हम ग्रामीण शब्द का प्रयोग न करके नया शहर जो विस्तारीकरण हो रहा है उसमें भी नक्शा को इन कंडीशंस हम अलाउ करने के लिए प्रावधान में आगे बढ़ रहे हैं जी। जो एक ताकि शहर का जो अभी हमारा विस्तारीकरण है 12% के ग्रोथ पे हम लोग हैं, 12% पर शहरी विकास है, और अभी जो हम लोगों ने नए यूएलबी बनाए तो वो 16% पे गया। लेकिन इसके बावजूद आप जब नेशनल एवरेज देखेंगे तो 32% के करीब आसपास है, यानी हम नेशनल एवरेज के आधा पे हैं। तो हमको अगर तेज़ी से अगर ग्रोथ की ओर जाना है तो जितना हमको इनका सपोर्ट चाहिए उतना ही हमको भी डिसीजंस उसी स्पीड से लेने होंगे जी। इसीलिए हम लोगों ने 43 योजना प्राधिकरण बनाए, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम लोग 6 और इस एरिया को चूज किया है जो बिजनेस हब के रूप में हो सकता है, और जिस प्रकार से जो नए शहर के कुछ आउटस्कर्ट्स होते हैं उसको हम लोग डेवलप करें। तो 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग वो ले रहे हैं, और इसके अलावा 6 और। तो ये योजना प्राधिकरण जो होगा वो बहुत हद तक इनके कई चीज़ों को एक रास्ता देने लगेगा, जो एक ग्रोथ दिखना चाहिए बिजनेस में। साथ ही साथ हम ऑब्वियसली जब हम लोग की चर्चा हुई, हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल के भी प्लेयर आए, तब इनको कम्पिटिटिव माइंडसेट भी होगा, इनको अच्छा वैल्यू एडिशन भी मिलेगा, अच्छा कस्टमर भी मिलेगा, अच्छा कॉस्ट भी मिलेगा। जब हम अपने ही बीच में हैं तो रेट हमारा, और आप मान के चलिए कि बिहार में लोग केवल इन्वेस्ट भी ही नहीं करेंगे, बिहार में लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएंगे। क्योंकि जो मैन पावर की बात अभी कही गई, आज के डेट में जो मैन पावर उनको दिल्ली में जो यूज होता है या जो अन्य बड़े शहरों में, उससे कम कॉस्ट के मैन पावर आपको यहाँ मिलते हैं विथ ईजी अवेलेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस मैन के लिए जो सबसे बड़े आज के डेट में रॉ मटेरियल में जो सबसे टफ पार्ट है वो है मैन पावर सप्लाई जी। तो उसमें बिहार अपने आप में एक बड़ा हब बन सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं इस बिजनेस को, जो रियल इस्टेट जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मेरा मानना है कि एक अपने आप में अगर हम लोग गवर्नमेंट की स्पीड और हमारे जो पार्टनर्स हैं इन दोनों की स्पीड को हम मेंटेन करें, तो साथ ही साथ जो इन लोग के मन में रहा है कि कैसे हम इंसेंटिव्स भी नज़र आए सरकार का, कई चीज़ें हैं जो EWS में भी है, उसके कंपोनेंट को लेके भी इन्होंने चर्चा की थी शायद अभी बैठक में। क्योंकि एक अफोर्डेबल हाउसेज भी हम लोग को प्रायोरिटी में हम लोग रखा है, क्योंकि अगर हम सबको, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम हर गरीब को अपना घर दे, तो सरकार ने जहां इंसेंटिव लिया कि 1.5 लाख तक केंद्र सरकार देती थी, अब इस साल से हम लोग 1 लाख, राज्य से पहले 50,000 था, इस बार हम लोग 1 लाख तक राज्य सरकार से दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने और भी चीज़ों पर चर्चा शुरू कर दी है। करीब 1% सेस का पैसा लेबर्स को आता है, जो कई डिपार्टमेंट में बड़े अमाउंट में पड़ा हुआ है। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों को हम हाउस होल्ड देने चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर्स है वो लेबर्स है। तो मैंने उस पर ध्यान रखते हुए कि एक यूनिट बनाना है अगर अफोर्डेबल हाउस के, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख का मतलब जो मेरे को ध्यान में है, क्योंकि मैंने 10 राज्यों के प्रधानमंत्री आवास की रिपोर्ट को मंगाया। मैंने जब उसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि करीब 6 लाख का यूनिट बनता है, कम से कम भी जो 300 का हम लोग चाह रहे हैं EWS के दृष्टि से। तो मैंने देखा कि इस पूरे गैप को हम पब्लिक पे पूरा छोड़ेंगे तो नहीं संभव है। तो मैंने उस गैप को भरने के लिए जो लेबर सेल्स का पैसा है, वो जो लेबर रजिस्टर्ड है, जो अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास जो सेकेंड फेज का जो जा रहा है, उसके सर्वे में हमने इस कंपोनेंट को जुड़वाया। भाई जो लेबर रजिस्टर्ड है वो उसको टिक करेंगे सो डैट कि हम उनको लेबर सेल्स का पैसा से मदद कर पाएंगे। तो यानी अगर हम 1.5 लाख 1 लाख रुपया उसमें और बढ़ा लेते हैं तो हम 4 लाख के कैप पे चले जाते हैं। और फिर हम 1-1.5 लाख के लिए, जो बैंकर्स भी यहाँ पर शायद आपने बताया कि लोग हैं, तो फिर हम बैंक को भी गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट में नहीं आएंगे बैंक भी जल्दी आगे नहीं है। लेकिन हम ये बैंक और जो हमारे कस्टमर हैं या जो हम जिनको वेलफेयर देना चाहते हैं उनके साथ उनका रिलेशन, तो एक बड़ा कंपोनेंट जब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा बिजनेस कहीं मिलने जा रहा है तो इसी सेक्टर को मिलने जा रहा है। क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ हुई जिसको मैं कोइंसिडेंस मानकर जोड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा।
अभी आप इस चीज़ के गवाह रहे हैं कि शहरी विकास मंत्री की जगह बार बार मेरे ज़ुबान से 2 बार लड़खड़ाई और मैंने आवास विकास बोला। तो मुझे लगता है कि वो, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सही, क्योंकि आवास की वाकई बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि शायद मुझे लगता है कि आपका जो पॉलिटिकल जो इतिहास या बैकग्राउंड भी रहा है, चूँकि नवीन किशोर सर आपके पिताजी जो हैं वो भी जब विधायक होते थे तो वो शहरी क्षेत्र पाटलिपुत्रा कॉलोनी जैसा पॉश इलाका होता था उनका, पटना पश्चिम तब सीट मानी जाती थी, वो उस इसी नाम से जानी जाती थी, और तब से मैं उस क्षेत्र में रहा भी हूँ, उस इलाके में। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है जी। तो चूँकि इन सब चीज़ों पर नज़र भी रहती थी, तो तब से और इत्तेफाक से आपको शहरी विकास मंत्रालय भी मिला है। तो मुझे लगता है राजधानी की नब्ज़ भी आप अच्छे से समझते हैं, और इसी तरह के डेवलपमेंट और इसी तरह की चीज़ें अन्य शहरों में भी डेवलप हों। चूँकि अभी ये कहा जा रहा था कुछ देर पहले, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ सेक्टर्स में हम सिमट कर रह गए हैं, यानी कुछ 2-4 शहर कह लीजिए या 2-4 इलाके कह लीजिए, वो बहुत तेज़ी से अब उसको विस्तार की ज़रूरत है। बिहार में कहते भी हैं कि ज़मीन की थोड़ी समस्या होती है। नहीं, मैंने अभी आपके सामने एक बात रखी, शायद उससे उस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा। जब हम योजना प्राधिकरण की बात कर रहे हैं तो हम पूरे राज्य को इसमें ले रहे हैं, और शहरों का विषय हमने नए यूएलबी बना दिए, लेकिन नए यूएलबी को अगर हम व्यवस्थित रूप से और उसमें बिजनेस मॉडल्स के रूप में इसको हम अगर देख सकते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रोथ करेगा। जो आपने कहा कि टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, अब मैं इस पर बहुत इतिहास पे तो नहीं कमेंट करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरे पॉलिसी का विषय, इसीलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट को स्पीड में आना पड़ेगा। और मैं चूँकि यहाँ पर उनके नुमाइंदे के रूप में बैठा हूँ, तो मैंने इसीलिए कई स्टेप्स को देखा है। एक तो मैं योजना प्राधिकरण की बात जो कहा, फिर गवर्नमेंट खुद इंसेंटिव लेके, इनिशिएटिव लेके हम लोग सैटेलाइट सिटी को ला रहे हैं, जिसके माध्यम से लैंड का पुलिंग जो मेथड है, जो सिटी बॉन्ड के, क्योंकि कई कंपोनेंट को अध्ययन करके तुरंत में उसको लागू करने की बात है। तो लैंड पुलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे मानते हैं कि सरकार अगर कम रिवेन्यू पे भी है, अपने खुद अगर लैंड एक्वायर करने में उस लेवल पर नहीं कैपेसिटी है, तो भी उस मेथड से बहुत हद तक हो सकता है। लैंड पुलिंग में हमको किसी भी लैंड का 30% या 40% ही एक्वायर करना पड़ता है, 30% मैक्सिमम हम कर सकते हैं, 70% हम लैंड पुलिंग के माध्यम से जाते हैं। तो जो कॉरपोरेट हाउसेज है, जो इस बिल्डर्स हैं, वो डेफिनेटली इसमें आते हैं। ओनली थिंग कि हमको उनको पॉलिसी का कवर अप देना पड़ेगा, जिससे कि उनका बिजनेस बहुत लंबे जी। तो हम लोग अब माइंडसेट बना है, पॉलिसी के साथ हम लोग उस पर जा रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जो शहरों का आउटस्कर्ट्स राजधानी प्रायोरिटी होता है, लेकिन जब तक हम बाकी शहर को उसके हब के हिसाब से नहीं डेवलप करेंगे, जैसे पटना में हम सोच रहे हैं कि अगर हम सैटेलाइट सिटी ला रहे हैं तो हम वहाँ एक हब भी बनाना चाहते हैं कि आईटी सेक्टर का हम बनाएंगे। मान लीजिए हम मुजफ्फरपुर डेवलप कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर में जो वहाँ का बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए भी हम स्पेशल एरिया अटेंशन देना चाहते हैं। भागलपुर है तो भागलपुर का जो स्पेशल अटेंशन होना चाहिए वहाँ का जो बिजनेस है उसके हिसाब से। तो हमको बिजनेस के जो वहाँ के ग्रोथ है, हर सिटी में हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पर हम एजुकेशनल के लिए पूरा देंगे, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल तरीका होता है जी। तो वो भी स्पेसिफाइड होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस हिसाब से डेवलप। कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि एक पूरा सिटी नज़र आता है एजुकेशन के नाम से, एक पूरा सिटी नज़र आता है आईटी के नाम से, एक सिटी नज़र आता है अलग इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए। तो हमको एक शहर में सब कुछ हम ला दें ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम हर शहरों को एक प्रायोरिटी बेसिस में हम उभारें कि भाई ये हब यहाँ पर रहेगा, और उसके हिसाब से टाउनशिप और प्लानिंग करते हैं, तब हमको लगता है कि हम ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, चूँकि अभी हो भी रहा है, जैसे गुजरात आपने बोला ना कि कोई शहर जो है पहचान सूरत है, फिर आप कोटा चली जाइए, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अभी आप ग्रेटर नोएडा की तरफ चली जाइए तो क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे अपैरल सिटी उधर डेवलप हो रही है, या फिल्म सिटी एक नई डेवलप हो रही है। तो उस तरह से भी बिहार में शायद इसकी गुंजाइश आपको लग रही है रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए, कि बड़े पैमाने पर इसका हो? नहीं, डेफिनेटली मैं तो इसी पर फोकस कर रहा हूँ कि हम अगर उनको चीज़ों को डेवलप करके देंगे, हम उनको बताएंगे कि भाई ये हब हमारा यहाँ पर, जैसे कि सिल्क, भागलपुर सिल्क जी, एक बड़ा जोन है, तो वहाँ पर अगर उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ एरिया हम डिमांड करते हैं, तो एक हब के रूप में नज़र आता है। हम लोगों ने इंडस्ट्री को और डेवलपमेंट का और साथ में शहर का डेवलपमेंट, ये तीनों को बहुत अलग अलग करके मैं उसमें सिर्फ एक वही जोड़ रहा हूँ कि चूंकि आपने बोला भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, तो उसको इंडस्ट्री को डेवलप, लेकिन उसकी डेवलपमेंट इस तरह सी होनी चाहिए, इस कदर होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि यहाँ निवेश फायदेमंद होगा।
और इसीलिए कमर्शियल सेक्टर में निवेश का भी मैं जिक्र कर रहा था, बात सिर्फ घर की नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरपुर के बारे में। मैं सूरत में चुनाव में था। सूरत मैं पार्टी के वर्किंग के दृष्टि से एक लोकसभा देख रहा था सूरत का, गुजरात का जो असेंबली नियर कर। मैंने वहाँ देखा कि सूरत से कपड़े का सबसे अधिक सेंटर कोई है तो मुजफ्फरपुर है। मतलब सूरत के जितने व्यापारी हैं कपड़े से जो बनाते हैं, आप लोग समाओ किसी को जानकारी में सूता पट्टी का इलाका, तो सबसे बड़ा जो मुजफ्फरपुर के ही लोग वहाँ जाके सबसे अधिक डेवलप किए। उनका कहना था कि अगर अब बिहार बदला है, हम लोग तो उस दौर में बाहर आए जिस दौर में हमको लगता था कि हमको यंग युवा अवस्था है, हमको बिजनेस करना है, लेकिन अब हम कमा के बैठ गए हैं। अब हमको लगता है कि हम अपने बिहार, तो उन्होंने मुझे उस समय जो बताया, मैं चूँकि वहाँ के कपड़े के व्यवसायियों के साथ भी एक बैठक हुई थी, तो सूरत के मतलब जो 25 अगर लोग होंगे कपड़े के व्यवसाय में, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 15-16 लोग बिहार से गए हुए हैं, और उसमें भी 15-16 में 10 से 11 लोग मुजफ्फरपुर सेंटर के हैं। उनका कहना है कि आज भी मेरा जो बिजनेस है वो पहले हम मुजफ्फरपुर भेजते हैं और मुजफ्फरपुर ऑनवर्ड्स हम पूरे राज्य को भेजते हैं। तो अगर हम फैक्ट्री के रूप में मुजफ्फरपुर को अगर सेंटर बना दें, मतलब उनके हिसाब से, तो हम अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस एरिया में लाएंगे। अब हम कमा लिए जितना हमको कमाना था, अब हमको कमाने के बाद हमको अब जो भी खर्च करना हम यही खर्च कर रहे हैं। अगर आपके तरफ से एक मेथड डेवलप होता है तो ऐसे कई चीज़ें हैं जी, कई सेक्टर्स हैं। देखिए इस राज्य में पहले कई चीज़ें डेवलप हुई थी, जिस चीज़ों को फतुआ इंडस्ट्रियल एरिया, उसकी एक मार्किंग की गई थी कि हम इस तरह के कंपोनेंट के साथ उस एरिया को डेवलप करेंगे। समाओ बीच के कालखंड में नई चीज़ें हुई, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, सब एरिया में वैसा डेवलपमेंट शुरू हुआ था। इसलिए जो आप हब की बात करें, फतुआ में उस समय लेदर का, जो मेरे पिताजी के समय की बात मैं बता रहा हूँ जी, फतुआ को एक लेदर हब के रूप में विकसित करने की, उसमें फुटबॉल्स बनाना, लेदर के अदर फैक्ट्री, कम से कम 8 से 10 यूनिट, ये मैं 80 के कालखंड की बात बता रहा हूँ, ये 80 में मेरा जन्म के समय का बात है मैं, लेकिन चूँकि पिताजी से मैंने 80 के कालखंड में 8 से 10 यूनिट चमड़े के कारखाने के रूप में वहाँ बने। बाद में वो चीज़ें बंद हो गई। तो मेरा कहना है कि इसलिए बिहार में वो सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है। और मैंने शुरू में ही कहा, रियल एस्टेट एक छोटा कंपोनेंट है। अगर हम सोचें तो रियल एस्टेट तो चेहरा बनाता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बिजनेस, टूरिज्म, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार, जेएमएम कोटे से 6 तो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। आरजेडी से संजय प्रसाद यादव बने मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक कल दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी बैठक। कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। झारखंड के 47 मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर वतन वापसी की लगाई गुहार। 4 महीने से नहीं मिली तनख्वाह। लातेहार में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान ट्रक से 80 लाख की शराब बरामद। गुमला में तस्करों पर पुलिस का एक्शन, गांजा के साथ 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। 550 ग्राम संदिग्ध सफेद पदार्थ भी बरामद। बरामद सामग्रियों को भेजा गया फॉरेंसिक लैब। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जहाँ पर चीज़ें हैं, वहाँ पर जहाँ पर व्यवस्थित चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली एफआईआर पे हम रिलैक्स वे में जाएंगे जी। लेकिन जो हमारे पुराने एरिए हैं जहाँ पर ऑलरेडी हाईली डेंसली है, उस पर हम बहुत एफआईआर को लेंगे तो तुरंत में
वो एरिया तोड़ने के बाद तुरंत बन जाएगा, लेकिन वो चुनौती हो जाएगी वहाँ के कई चीज़ों को लेकर। जी। इसलिए मैं थोड़ा उस पर डिस्कशन में हूँ, और मेरा मानना है कि जब मैं इन लोग के साथ भी अगर डिस्कशन में बैठूंगा तो मैं कन्विंस कर पाऊंगा। जी, बस और आखिरी एक सवाल ये, हालांकि यहाँ जितने भी डेवलपर्स हैं सब बहुत प्रतिष्ठित हैं, सब इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में और भी कुछ डेवलपर्स हैं जिनको लेकर एक सवाल उठा था कि जो रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। बहुत संख्या कम है ऐसे बिल्डर्स की जो बिहार में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कम कीमत पर सोचते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट बनाओ, और उसमें लोगों के फंसने का डर होता है। इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम जैसे इनके साथ लिबरल होकर वर्किंग करना चाह रहे हैं। इनके कई और सुझाव तो मैं यहाँ से नहीं बताऊँगा, लेकिन सब चीज़ों पे, जैसे इनका था कि 1% हमको डायरेक्ट जो लग जा रहा है उसको आप इंस्टॉलमेंट पे करिए, हम लोग उस पर भी विचार करें। लेकिन जहाँ हम एक तरफ फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं, वहीं हम दूसरे तरफ तो कंपल्सन के साथ आएंगे। क्योंकि अगर हम एज ए गवर्नमेंट हैं तो मुझे जहाँ पर आपका साइड सपोर्ट करना है, वहीं पर मुझे अपने कस्टमर को भी, अपने पब्लिक और सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो डेफिनेटली रेरा के कई कंपोनेंट को, रेरा के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग किया है जी। और उसको भी वो चीज़ों में कैसे हमारे बाकी बिल्डर्स को भी इसमें लाएं, और हम लोग उस पर भी बात करें कि सर्टेन नियम के साथ, रूल्स के साथ उनको भी कवर में लेंगे। बिजनेस करना है, बिजनेस आप करिए, आपके लिए हम गवर्नमेंट एज ए फेलिसिटेटर नज़र आएगा, लेकिन जो हमारे रूल्स हैं, हमारे जो रेगुलेशंस हैं, उसको अगर आप वायलेट करते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली लॉफुल तरीके से हम स्ट्रिक्ट होंगे। यानी अब सरकार की तरफ से अश्योर करेंगे कि डेवलपर्स और बायर्स दोनों के हितों की रक्षा हो। डेफिनेटली मेरा काम ही यही है। जहां हम पब्लिक के सपोर्ट से यहाँ आए हैं, लेकिन हम पब्लिक में इनको भी मानते हैं। हम पब्लिक केवल एक बायर्स को नहीं मानते, जो सप्लायर्स हैं उनको भी, तो उनके भी हित की चिंता करेंगे। लेकिन सेम टाइम में रेरा का बनने का पर्पस ही यही है कि दोनों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। ये नहीं कि केवल वो बायर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। इनके कई कंसर्न है, कई हमारे प्रोजेक्ट जो नहीं चल पा रहे हैं, उसको कैसे हम लोग लें। बहुत बड़ा चैलेंज है, देश भर में ये चैलेंज है कि जो हमारे बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट अगर असफल होते हैं तो उसको सरकार कैसे हैंड होल्डिंग करे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा विषय है, लेकिन जहां हम बायर्स को भी हम पहले देखेंगे, तब हम डेफिनेटली इनको भी विषय को देखेंगे। और मेरे मन में ये है, मैं डिस्कशन में ये विषय आया तो हम लोगों ने भी सोचा कि अगर हम प्रोजेक्ट को, जो उसके फेलिसिटेशन पार्ट है, जो इनिशिएटिव, उसमें हम सपोर्ट करें। अब हम प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा तब हम हैंड होल्डिंग कर देंगे, ये तो अभी थोड़े दूर की सोच है। लेकिन इनके जो स्टेप्स में हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट की बात आई, फिर इनका कई और सुझाव थे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक विषय था EWS को लेकर, उस पर भी हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। 2000 का शायद अभी आप लोग का कुछ है, और उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हैं। प्लस अभी 8% का कुछ मामला आया था, जो टैक्स आप लोग को पड़ जा रहा है नक्शे के समय और बाकी चीज़ों को लेकर, उसको भी हम लोग जल्दी रिलैक्स करने के मूड में हैं। एक ऐसा बीच का पॉइंट लाएं जिससे कि इनको भी एक अच्छा सपोर्ट मिले और सरकार को भी रेवेन्यू मिले। तो हम तो जहां एक और फेलिसिटेटर नज़र आएंगे, वहीं बायर्स को भी प्रोटेक्ट करना हमारा जिम्मेवारी है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां नितिन जी के लिए। थैंक यू सो मच आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन मैं आपको मंच पर रोकना चाहूँगा, बुलाऊंगा हमारे संपादक राजकमल सर को, प्लीज़ मंच पर आइए, और हमारे AVP सेल्स प्रदीप सिन्हा जी, प्लीज़ आप भी मंच पर आइए। वक्त है सम्मानित करने का तमाम यहाँ अतिथियों को, और एक एक करके मैं बुलाऊंगा जिनका सम्मान करना है। सबसे पहले बुलाना चाहूँगा संजय कुमार सिंह, वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। मंच पर आइए, जोरदार तालियां संजय जी के लिए। तो रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में तमाम मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। डेवलपर्स भी यहाँ पर हैं, रेरा से जुड़े लोग भी हैं, मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियां बजती रहें मेहमानों के लिए, क्योंकि ये कॉन्क्लेव मुझे उम्मीद है कि बहुत कामयाब रहा। और इसके बाद अगले मेहमान हैं अंजनी कुमार, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ज़ोरदार तालियां अंजनी जी के लिए। बैंक की भूमिका मैंने पहले ही कहा बहुत महत्वपूर्ण होती है कि बैंक जो है वो तमाम मदद जो है, जो राहतें हमें पहुंचाता है बैंक, और उसके बाद ही हम प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं या प्रॉपर्टी डेवलप भी कर सकते हैं। तो तालियां बजती रहें, ताली में कोई कंजूसी, कोई कोताही नहीं। अगले मेहमान हैं चंद्रभूषण गिरी, वास्तु विहार। चंद्रभूषण गिरी वास्तु विहार से, इनका भी अपना प्रोजेक्ट और डेवलपर के तौर पर यहाँ मौजूद। तो प्रदेश के विकास में इन सबका काफ़ी योगदान रहा है और ये आगे भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में इन सब की अपनी भूमिका है।
अगले मेहमान हैं हमारे कुमार आनंद भास्कर, नेक्स्ट विज ग्रुप। आनंद भास्कर जी, जोरदार तालियां आनंद जी के लिए भी। ये तमाम ग्रुप्स डेवलपर्स जो यहाँ मौजूद हैं और ये अपनी भूमिका इस प्रदेश की ग्रोथ में, रियल एस्टेट की ग्रोथ में निभा रहे हैं, अपनी भूमिका दे रहे हैं। अगले मेहमान हैं शंभू कुमार, रियल ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड। शंभू कुमार जी प्लीज वेलकम। तालियां बजती रहें, मुझे लगता है ताली में कोताही नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहें। शंभू कुमार जी हैं। इसके बाद अगले मेहमान हैं शेखर सिन्हा, अंशुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। शेखर सिन्हा, आपका भी स्वागत है मंच पर। और ये तमाम जो डेवलपर्स हैं इन्होंने प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया है और प्रदेश को आगे ले जाना है। रियल एस्टेट के मामले में देश के अन्य प्रदेशों की तरह ही बिहार को भी तरक्की की राह पर ले जाने के लिए इस ग्रोथ को बरकरार रखना है। नरेंद्र कुमार बिल्डकॉन। नरेंद्र कुमार जी, जोरदार तालियां नरेंद्र जी के लिए भी। और सबने यहां वक्त निकाला है इस कार्यक्रम में आकर और चर्चा की है रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए। हम अगले मेहमान हैं हमारे मणिकांत जी, स्टेट चेयरमैन बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मणिकांत जी के लिए भी जोरदार तालियां। तो एक एक करके तमाम मेहमानों के सम्मान का यह वक्त है। गौतम चैटर्जी, एक्स चेयरमैन रेरा महाराष्ट्र। जोरदार तालियां बजती रहे मणिकांत जी के लिए। गौतम चैटर्जी, एक्स चेयरमैन रेरा महाराष्ट्र, प्लीज वेलकम सर। तो रेरा को लेकर काफी कुछ बातें गौतम चैटर्जी सर ने कही हैं और बहुत कुछ कहा उन्होंने कि महाराष्ट्र और बिहार में फर्क क्या है और इस फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है। अगले मेहमान विष्णु चौधरी, आर्किटेक्ट। विष्णु चौधरी आर्किटेक्ट हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां विष्णु जी के लिए। आर्किटेक्ट की भूमिका के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। और अगले मेहमान हैं नरेंद्र कुमार, मैनेजिंग कमेटी मेंबर, क्रेडाई नेशनल। अच्छा चलिए, हो गया है सर का, हो गया है। और मैं अब हमारे संपादक राजकमल सर से गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी को सम्मानित करें, नितिन नवीन जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। इस मंच पर वो आए और इस कार्यक्रम में उन्होंने बात रखी और सरकार की तरफ से बहुत कुछ आश्वस्त भी किया कि रियल एस्टेट ग्रोथ में जो भी बेहतरी के लिए हो सकेगा वो सरकार और खुद वो अपने विभाग की तरफ से करेंगे। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए, नितिन नवीन, शहरी विकास मंत्री। और ये बहुत खास रहा कार्यक्रम। चर्चा जब हुई तो इसमें सारी चीज़ें निकल कर भी आ गई कि क्या कुछ बेहतरी के लिए हमें करना चाहिए और क्या कुछ हम आगे कर सकते हैं। तो तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि डिनर करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।